नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों 16 दिसंबर को WBCS का जो प्रीलिम्स हुआ, तो आपसे मैंने एक छोटा सा प्रॉमिस किया था कि जितना भी पेपर हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस होगा पार्ट वाइज, दैट मींस सेक्शनल वाइज, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स। ऑलरेडी हमारे चैनल पे करंट अफेयर का जो है पूरा कंप्लीट डिटेल एनालिसिस चला गया है। इसके साथ साथ दो वीडियोस और उससे पहले गया है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के रिगार्डिंग, एक स्टूडेंट के रिव्यूज के रिगार्डिंग, और क्या डिफिकल्टी लेवल्स था क्वेश्चन पेपर का अलग अलग सेक्शन में। ये सारा चीज मैंने जो है आपके साथ साझा किया है दोस्तों। ये हमारा जो वीडियोस है इसमें कंप्लीट जो हम डिस्कस करेंगे उसमें रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के, और साथ साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट दोस्तों। और आपको जरूर याद रखना है कि ये सेट ए है आपका। और इसके साथ साथ दोस्तों हिस्ट्री से जो क्वेश्चन इस बार है काफी ज्यादा पूछा गया है, और ये कहीं ना कहीं फैक्टर भी बनता है प्रीलिम्स में जो है सिलेक्शन लेने का WBCS में। तो हमारा जो ये वीडियोस है कंप्लीटली पार्ट वाइज आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, जिसमें कंप्लीट में हिस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा चीज डिस्कस करूंगा। तो ये जो है मेरा पार्ट 1 है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से, वो क्वेश्चन जो आपके WBCS प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 27 में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। और ये क्वेश्चन इतना सदाबहार क्वेश्चन है कि ऑलवेज WBCS के प्रीलिम्स में ये पूछा ही जाता है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दिख ही जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज कॉल्ड बंगाल गैजेट, हिकीज गैजेट या हिकीज बंगाल गैजेट कह सकते हैं, तीनों नाम सेम है। अब वहां पर हिकी क्यों लगा हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं कि द फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया वाज द बंगाल गैजेट। ये पब्लिश या स्टार्टेड कब से हुआ था, तो 1780 से हुआ था दोस्तों, 1780। और इसके जो कह सकते हैं कि जो पब्लिशर है नॉर्मली उनका नाम क्या है दोस्तों, तो जेम्स ऑगस्टस हिकी was known as Hickey's Bengal Gazette. The Bengal Gazette is also considered to be the first printed newspaper in Asia. ये भी फैक्ट्स आपको रिमेंबर रखना है। देखिए दोस्तों क्या है, इतना सारा जब डिटेल्स है तो थोड़ा सा वीडियोस लंबा होगा, और पार्ट वाइज लाने का रीजन है कि हिस्ट्री से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरा काम क्या है कि एक तो डिटेल एनालिसिस करके आपको अप्रोच एक बता देना, ताकि ऐसे बच्चे जो 2024 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हेल्प होगा, और इसके साथ साथ जो 2023 के प्रीलिम्स दिए हैं उनके लिए तो हेल्प होगा ही दोस्तों, ताकि उनको पता चल जाएगा कि हमारा जो पार्टिकुलर एग्जाम हुआ है, क्या हुआ है, कैसा हुआ है, ये ओवरऑल जो भी है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर का जो हम लोगों को पढ़ना रहता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको एयर दिख जाएगा, इसमें न्यूज़पेपर का नाम, इसमें वो इंग्लिश है, बंगाली है, पर्शियन है, गुजराती है, मतलब कौन से रीजनल लैंग्वेजेस में है, और साथ साथ उसके बगल में आपका फाउंडर का नाम है। तो ये लिस्ट आप जरूर देखें, और इसके बाद भी बहुत सारा लिस्ट है दोस्तों, तो वो काफी महत्वपूर्ण होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 31 था दोस्तों, उसमें था हु स्टार्टेड फराजी मूवमेंट इन बंगाल, यानी कि बंगाल में फराजी जो मूवमेंट है उसको स्टार्ट कौन किया। तो इसका सिंपल जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉल्ड हाजी शरीयतुल्लाह। और आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह ने एस्टैब्लिश किया था फराजी मूवमेंट्स के नाम से। और बेसिकली ये जो मूवमेंट्स का जो मेन एम्स था, आप याद कीजिएगा, देखिए मेंस लेवल पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहां से भी बन सकता है दोस्तों, ठीक है। मेन एम to sanitize the religion by eliminating all doctrine and custom that go against Islamic precepts. Social disparity was the movement's main concern, especially since British rule had a substantial impact on Muslim lives. तो बेसिकली दोस्तों ये किसी एक पार्टिकुलर रिलीजियन के बेस्ड पे ये मूवमेंट्स था, जिसको लीड कौन कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर डी हाजी शरीयतुल्लाह आपको याद रखना होगा। और बाकी कुछ एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काफी हेल्प करेगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, तो इस बार जो है दोस्तों कांग्रेस से जो क्वेश्चन है काफी भर भर के पूछा, और कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और आप सभी को पता है कि कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ 1885 में, और जब भी आप कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे तो इसको कुछ ब्रेक करके पढ़ना रहता है। मींस कि 1885 से लेकर के 1900 ये कांग्रेस का फाउंडेशनल फेज हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 1901 से लेकर के लगभग 1947 का जो पीरियड, ये हो जाता है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। और बाद में फिर अगर हम 1947 की बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आपको रिमेंबर ये चीज पॉइंट रखना है। सवाल क्या है कि द ब्रिटिश कमिटी ऑफ द INC वाज स्टार्टेड इन 1889
यानी कि ब्रिटिश जो एक कमेटी थी जो स्टार्ट हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1889 से अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसके चेयरमैनशिप में जो है ये स्टार्ट हुआ था? ब्रिटिश कमेटी। सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉल्ड विलियम वेडनबर्न। अब हम विलियम वेडनबर्न के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट जो है डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम आपको पता ही है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को कौन भूल सकता है, ग्रैंड ओल्ड मैन इन इंडिया कह सकते हैं ओवरऑल। तो यहाँ पर विलियम वेडनबर्न जो है चेयरमैन बने थे। कब तक बने थे? तो 1889 से लेकर के दोस्तों लगभग 1918 तक, 1918 तक। और आप सभी को पता है कि अगर हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट का तो 1918 में क्या हुआ था दोस्तों? तो आपको याद होगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, गांधी जी वाला, उसको भूल नहीं सकते हैं, गांधीयन एरा विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सर विलियम एडनबर्न की बात करेंगे तो ये प्रेसिडेंट बने थे 1829 से 1918 के बीच में बॉम्बे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो बने थे वो 1889 में, इलाहाबाद का 1910 में बने थे, इलाहाबाद सेशन का, बॉम्बे सेशन का। इसके साथ साथ विलियम वेडनबर्न जो है जिनका बॉर्न कब हुआ था? तो 1838 में हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। एडनबर्ग स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। स्कॉटलैंड से करंट अफेयर भी पूछा गया है और कुछ इंपॉर्टेंट भी इनकी रिगार्डिंग जानकारी है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस था, क्या रोल्स था, यहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है ओवरऑल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का, तो ये क्वेश्चन है वाइकोम सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड इन 1924। यानी कि एक सत्याग्रह, एक मूवमेंट लॉन्च हुआ था 1934 में दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है, पहला है कि ओपनिंग द टेम्पल्स टू द लो कास्ट हिंदूज, fighting against the exploitation by the landlords, removal of press restriction, democratization of the administration of Travancore states। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे ये वाइकोम सत्याग्रह, देखिए अभी याद होगा दोस्तों कि 1 अप्रैल 2023 में केरला के जो सीएम थे पिनाराई विजयन और तमिलनाडु के सीएम थे एमके स्टालिन, इन्होंने ज्वाइंटली लॉन्च किया था वाइकोम सत्याग्रह सेंटिनरी सेलिब्रेशन। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, भले ये हिस्ट्री है लेकिन रिसेंट अप्रैल के मंथ में 2023 में ये करंट अफेयर में न्यूज पे था। अब देखिए क्या हुआ, अक्सर मैक्सिमम जो क्वेश्चन है अबुल कलाम आजाद से तो 2 क्वेश्चन पूछा गया। एक आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स में जो प्रेसिडेंट बने अबुल कलाम आजाद बने। और आप सभी को पता है दोस्तों, मालूम है क्या कि 11 नवंबर के दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन था। अब आप देख लीजिए कि हिस्ट्री को थोड़ा करंट अफेयर से कनेक्ट किया जा रहा। अब तो ये दुविधा था एक्चुअल में कि 16 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ, अगर मान लीजिए जनवरी में होता है तो हो सकता है कि 6 दिसंबर को बी आर अम्बेडकर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी का 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री को भी दोस्तों क्या है अब करंट अफेयर से थोड़ा रिलेट किया जा रहा है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। वाइकोम सत्याग्रह 1 अप्रैल 2023, यहां से डायरेक्ट उठा करके आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, तो बैकग्राउंड की बात करेंगे तो सबसे पहला बात, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और पहला नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलेंट कास्ट सिस्टम इन केरला एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया, लो कास्ट हिंदूज वे आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू टेंपल्स। अच्छा, कुछ ऐसा ही मूवमेंट जो है आपको याद होगा कि बी आर अम्बेडकर जी ने भी चलाया था, महर मूवमेंट, महर सत्याग्रह, आप सभी को याद होगा महर सत्याग्रह। महर सत्याग्रह कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि महर सत्याग्रह बी आर अम्बेडकर जी ने कब लॉन्च किया। बेसिकली ये भी किया था कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे उनको टेंपल्स में एंट्री नहीं जाना था, तो ये मूवमेंट से जो है बहुत बेहतरीन लेवल पे मूवमेंट चलाया गया था, फिर बाद में एंट्री मिला और इसको नॉर्मली हम लोग टेंपल मूवमेंट भी बोलते हैं दोस्तों। तो आपको बताना है कि महर सत्याग्रह कब लॉन्च हुआ था, लॉन्च करने वाले बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर मूवमेंट के इफेक्ट्स एंड सिग्निफिकेंस का, तो 23 नवंबर 1925 में ऑल द गेट्स ऑफ द टेंपल वेर ओपन्ड टू हिंदूज एक्सेप्ट द ईस्टर्न गेट। रिमेंबर 1928 में क्या हुआ कि बैकवर्ड कास्ट गॉट द राइट टू वॉक ऑन पब्लिक रोड्स लीडिंग टू ऑल टेंपल्स इन त्रावणकोर। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट एन ऑर्गेनाइज्ड movement was being conducted on such a massive scale for the basic rights of the untouchables and other backward caste in Kerala। 1924 का जो वाइकोम सत्याग्रह है दोस्तों, सबसे कह सकते हैं कि वन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स था केरला के स्टेट में और काफी बेहतरीन लेवल पे जो है ये सक्सेस भी हुआ दोस्तों। तो यहां से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 40 और यहां से पूछा गया है कि विच स्टेट, हालांकि ये क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री का है, एंशिएंट हिस्ट्री का है, ठीक है,
विच स्टेट अमंग द 16 महाजनपद, आप सभी को पता है कि 16 महाजनपद था, है ना, was successful ultimately in founding an empire। अब ये जो महाजनपद था, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोगों ने वैदिक पढ़ा होगा, जैनिज्म, बुद्धिज्म पढ़ा होगा, लेकिन कई सारा क्वेश्चन ऐसा था एंशिएंट हिस्ट्री में जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, स्पेशली सौदर्न जो डायनेस्टी कह सकते हैं या एम्पायर कह सकते हैं, चोला, चेरा, पांड्या। तो चोला से तो क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यहाँ पर सवाल सिंपल है कि किस तरह से एक छोटी सी डायनेस्टी एम्पायर बनी 16 महाजनपद से, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि विशु, देन इसके बाद फिर आपका जनपद, देन उसके बाद फिर बना महाजनपद, तो 16 महाजनपद। और इस 16 महाजनपद में जो निकला कौन आपका, तो ऑप्शन नंबर सी विच इज कॉल्ड मगध। और यही मगध जो है फिर एम्पायर बना। तो फिर बाद में अशोका और भी जो है बिंदुसारा, इन सब चीजों के जो बारे में पढ़ेंगे, राजा लोग के बारे में पढ़ेंगे, तो वो मगध से ही बिलोंग है नॉर्मली दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिमेंबर। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट मैप है 16 महाजनपद और उनके कैपिटल्स का, तो कैपिटल से भी क्वेश्चन नॉर्मली आता है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मगध दिख जाएगा, मगध का कैपिटल पाटलिपुत्र था। अंगा, अंगा का कैपिटल क्या हो जाएगा, हम एक एक नंबर दे देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर। विज्जी, विज्जी का कैपिटल क्या है, 3 नंबर में वैशाली। मल्ला, मल्ला का कैपिटल क्या है, तो खुशीनारा, ठीक है, 4 नंबर। कोशाला विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरवसी, सरवसी। पंचाला, देखिए पंचाला ऑप्शन में भी दिखेगा आपको, ऑप्शन नंबर डी। तो ये 6ठा नंबर, इसका कैपिटल क्या है, अहिच्रा या कमिपिलिया। हस्तिनापुर, कुरु, कुरु इसका कैपिटल, 7वां नंबर। कंबोज, रायपुर कैपिटल, 8वां नंबर। गंधारा, तक्षशिला कैपिटल, 9th नंबर। मत्स्या, विरंतनगरा, ये 10वां नंबर। उसके बाद सुरासेना, मथुरा इसका कैपिटल हो जाएगा, 11वां नंबर। छेदी, छेदी क्या है, सुक्ति माटी, ये हो जाएगा 12 नंबर। अवंती का उज्जैन, 13 नंबर। अशक्का, पोटाली, ये हो जाएगा 14 नंबर। इसके बाद कौन सा बच गया, कौशंबी यानी कि वटसा, ये हो जाएगा आपका 15 नंबर। और एक और है कौन सा दोस्तों, मगध ऑलरेडी पढ़ लिए हम लोग, विजय ऑलरेडी पढ़ लिए। और एक आपका नॉर्मली हो जाएगा दोस्तों कोशाला हो गया, पंचाला हो गया, छेदा हो गया, हाँ काशी, दिस वन काशी। काशी का कैपिटल क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। तो टोटल हो गया, इसमें से कौन निकला दोस्तों आपका, तो मगध निकला। ये आपको रिमेंबर रखना है। यहाँ पर भी सेम कहानी, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफी हेल्प करेगा। सेम क्वेश्चन है, मगध इसका आंसर हो जाएगा। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका महाजनपदास, कैपिटल्स, देन मॉडर्न लोकेशन राइट नाउ। तो मॉडर्न लोकेशन से भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर भी आपको ले लेना है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी बताया, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आपसे पूछा गया, द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हु हेल्ड दैट ऑफिस एट द एज ऑफ 35। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट्स थे, तो उन्होंने जो है प्रेसिडेंटशिप लिया बहुत ही कम एज में, यंग एज में, 35 एज में। तो वो कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज कॉल्ड अबुल कलाम आजाद। और इसमें से एक खास बात बता देते हैं कि अबुल कलाम आजाद जी जब प्रेसिडेंट बने थे, तो रामगढ़ नाम का जो जगह है वहां के प्रेसिडेंट बने थे, वहां पर सेशन हुआ था कांग्रेस का। और लगभग दोस्तों 1940 से लेकर के 46 तक, मतलब कि लगभग आपका 6 सालों तक कंटिन्यूअसली जो है प्रेसिडेंट बने हुए रहे। इसी बीच में बहुत सारा इवेंट्स हुआ, आप सभी को पता होगा, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। जैसे कि 1940s में आपको याद होगा कि इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, उसके साथ साथ इसी के साथ साथ आपका अगस्त ऑफर भी आया। 1942 को हम कैसे भूल सकते हैं, 1942 में हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट दे सकते हैं। इसके बाद इसी दौरान जो है वर्ल्ड वार 2 भी चल रहा था दोस्तों। देन इसके साथ साथ बात करेंगे तो आपका 1944 है ना, रेड फोर्ट ट्रायल, नेवल म्यूटिनीज, लॉर्ड वेवेल, प्लस आपका माउंटबेटन, ये आपको सब चीज याद रखना है। 46 जैसे खत्म हुआ तो हमारे देश में कांग्रेस के जो लास्ट प्रेसिडेंट बने प्री इंडिपेंडेंस तक, तो जेबी कृपलानी जी बने, जेबी कृपलानी जी बने, ठीक है, कृपलानी जी बने। तो ये सारा नाम आपको याद रखना होगा, अदरवाइज आप देख सकते हैं कि कितना सारा क्वेश्चन कांग्रेस से पूछा गया है। अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के बारे में, तो कुछ पॉइंट्स हम लोग इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैंने ऑलरेडी बताया कि 11 नवंबर 1888 यानी कि 1888 में इनका जन्म हुआ, 11 नवंबर। देखिए करंट अफेयर में तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया दिसंबर में। फरवरी 1958 में इनका डेथ हुआ, हालांकि इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। मौलाना आजाद, दी वर्ड मौलाना इज एन हॉनरिफिक मीनिंग लर्न मैन। मौलाना का मतलब होता है लर्न मैन, ठीक है।
इसके साथ साथ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर्स भी थे इंडिपेंडेंट इंडिया में। कब से कब तक थे? तो 1947 से लेकर के 1958 तक। इनके नाम से एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी भी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जो हैदराबाद में लोकेटेड है। इसके साथ साथ इनको भारत रत्न जो मिला वो 1992 में मिला दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे कि इसके नाम से 11 नवंबर में जो सेलिब्रेट होता है तो नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट होता है, तो ये भी पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना है। तो यहां तक था कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स, आप स्क्रीन पे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, रिमेंबर रखना है आपको ये पॉइंट को। देन इसके बाद हम अगर नेक्स्ट बात करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 38 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी नंबर, अबुल कलाम आजाद। मैंने ऑलरेडी बताया आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 से 46 के बीच में। और इसके बाद कौन बने? तो जेबी कृपलानी जी बने। एक और बात, जब भी आप कांग्रेस पढ़िएगा दोस्तों, जब भी आप कांग्रेस पढ़िएगा तो कांग्रेस के रिगार्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए कांग्रेस का एक रूल ये था, कांग्रेस कब सेटअप हुआ? 1885 में। तो कांग्रेस का एक रूल था कि जब भी कांग्रेस का मीटिंग होगा तो नवंबर दिसंबर यानी कि आखिरी में होगा, 3 दिनों का मीटिंग होगा, हर साल मीटिंग होगा। जिस भी पार्टिकुलर प्लेस पे मीटिंग होगा उस पार्टिकुलर प्लेस के कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। मान लीजिए बॉम्बे में मीटिंग हो रहा है तो प्रेसिडेंट बॉम्बे के कोई नहीं बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे कोई और अदर स्टेट का, जैसे कोलकाता का बन जाएगा, ऐसा मान के चलिए। तो पहला तो हो गया आपका प्लेस, दूसरा हो गया प्रेसिडेंट, तीसरा हो गया सेशन, उसके बाद हो जाएगा सेशन का मेन एम्बिशन यानी कि ऑब्जेक्टिव। इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर सेशन में उस वक्त जो है ब्रिटिश की तरफ से कौन वाइसरॉय थे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आपका लीडर्स का जो है रोल, लीडर्स का रोल, ठीक है, मतलब मॉडरेट देन एक्सट्रीमिस्ट कैसे स्प्लिट हुआ, तो ये सारा कुछ। और साथ साथ 2 4 5 पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है जहां से क्वेश्चंस नॉर्मली बनता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि कांग्रेस का जो मीटिंग हो रहा था तो सबसे ज्यादा सेशन किस प्लेस पे हुआ, ये भी क्वेश्चन बनता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो प्रेसिडेंट बनते थे कांग्रेस के तो सबसे ज्यादा कितनी बार बने, यंगेस्ट में कौन सी बने, तो यंगेस्ट में तो मौलाना अबुल कलाम आजाद से पूछ लिया गया। तो ऐसे 7-8 तरीके से क्वेश्चन बनता है कांग्रेस का। तो हमारा जो है चैनल है इस पे जरूर आप बने हुए रहें, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत हेल्प होगा। मेनली हम लोग का टारगेट रहेगा कि टू दी पॉइंट रहना है और क्वेश्चंस कैसे बनता है वहां पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना और साथ साथ कॉन्सेप्ट पे। आइए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट है, मिडिवल इंडिया के विच मुगल इंपेरर वाज नोन एज आलमगीर वन। इसका इजी है आंसर, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। अब देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका किससे है, ये आपका है मिडिवल हिस्ट्री से है, ठीक है। और जब भी एग्जाम में मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है कि मुगल एंड दिल्ली सल्तनत ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुगल और प्लस दिल्ली सल्तनत। और आजकल विजयनगर एम्पायर, बहामनी किंगडम ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है, लेकिन मुगल और दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन रहता ही रहता है दोस्तों। अब सवाल यहाँ पर है कि अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर दिल्ली सल्तनत का तो इसको पढ़ने का तरीका अलग है, बिकॉज इस पार्टिकुलर दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी है। अभी इसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे। और रहा बात मुगल के बारे में, तो मुगल के बारे में आपको तो याद ही है कि बात हम करेंगे बाबर का, देन इसके बाद हुमायूं का, देन इसके बाद आपका अकबर का, देन इसके बाद कौन सा हो जाएगा जी, जहांगीर हो जाएगा, उसके बाद शाहजहां हो जाएगा, उसके बाद औरंगजेब हो जाएगा। तो ये जो कंप्लीट है आपका 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मुगल, स्ट्रॉन्ग मुगल। वीडियोस के एंड में जाते जाते एक चीज जरूर बताएंगे, जरूर देखिएगा, वो है आपका जहांगीर के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विच मुगल इंपेरर वाज नोन एज आलमगीर वन, आपका आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब। अब अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर औरंगजेब के शासन का, तो औरंगजेब किसके बाद आया, तो देखिए यहाँ पे शाहजहां के बाद आया औरंगजेब, है ना। और औरंगजेब का जो पीरियड शुरू हुआ वो 1658 से लेकर के 1707 तक चला, ठीक है। इससे पहले कौन था, शाहजहां था। तो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स रहता है मुगल्स में, दिन दिल्ली सल्तनत में। और अक्सर व बेशतर यहाँ से जो क्वेश्चन आता है यहाँ के सुल्तान के बारे में, यहाँ के एम्पायर्स के बारे में, यहाँ का जो है कल्चर, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी, इकोनॉमिकल पॉलिसी, देन इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, लाइक पेंटिंग, आर्ट एंड कल्चर, etc। इसके साथ साथ औरंगजेब जो है 6th रूलर है मुगल एम्पायर का, इज रेफर्ड टू एज द आलमगीर। मीन आलमगीर का मतलब होता है कनकेरर ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको रिमेंबर रखना है, कनकेरर ऑफ द वर्ल्ड।
His reign lasted for 49 years. The Mughal Empire reached its greatest extent, ruling over all of the Indian subcontinent during his reign. आलमगीर का मतलब क्या होता है? कंकेरर ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, और ये वंस अगेन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। द लीडर ऑफ द गदर पार्टी इन बंगाल इन उड़ीसा वाज। बाप रे बाप, ये क्वेश्चन इतना फेवरेट है, इतना बार पूछ लिया है कि क्या बताएं आपको। गदर पार्टी फर्स्ट ऑफ ऑल कब बना? तो देख लीजिए आप, 15 जुलाई 1913 में बना। कहां पर? यूनाइटेड स्टेट्स में। किसके लीडरशिप में बना? तो लाला हरदयाल, संत बाबा वशाका सिंह, दादेहर बाबा जवाला सिंह, संतोख सिंह एंड सोहन सिंह बखना। लेकिन दो नाम बहुत फेमस रहता है, एक लाला हरदयाल जी का और दूसरा इनका। लेकिन सवाल यहाँ पर क्या है कि बंगाल और उड़ीसा में इसको लीड कौन कर रहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा जतेंद्र नाथ मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपको रिमेंबर रखना है। और उस वक्त हम लोग बहुत ज्यादा पीक पे थे, और आपको पता है कि फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1, और 1915 में भारत में फिर गांधी जी आए, और वहां से गांधी एरा का शुरुआत हो गया दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। हु वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली? अब बताइए, बच्चा वाला क्वेश्चन है कि नहीं है? देखिए, हमने इसीलिए बताया था एक्सप्लेनेशन में अपना कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल इजी लेवल पे है, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो मॉडरेट से डिफिकल्ट है। अब ये जो क्वेश्चन है, अब आप बताइए कि हु वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली? दिल्ली के लास्ट सुल्तान कौन है? भैया मेरा बच्चा वाला सवाल है ये। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विच इज कॉल्ड इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी कौन है? कि दिल्ली का लास्ट सुल्तान है। अब अगर हम बात करेंगे दिल्ली के बारे में, तो इसमें टोटल कितना था डायनेस्टी? भैया पहला मामलुक या सलेफ, उसके बाद कौन है दोस्त? उसके बाद चलिए खिलजी ले लेते हैं, उसके बाद कौन हो जाएगा? तुगलक, उसके बाद सईद, उसके बाद लोधी। अब देखिए, लोधी का जो है आखिरी इब्राहिम लोधी, और यही इब्राहिम लोधी और प्लस बाबर दोनों मिलकर लड़ाई किया ना, तब ना जाके 1526 में पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ, और वहां पर बाबर जीता, ये हार गया। हारने के बाद मुगल एम्पायर का शुरुआत हुआ। तो मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, मामलुक या सलेफ के बाद आया खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सईद, उसके बाद लोधी। तो इसको ट्रिक्स वाइज अगर हम याद करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक थीम्स और दूसरा आपका टाइमलाइन। तो देखिए, मम्मी एम से हो जाएगा मामलुक, मम्मी कसम, कसम से खिलजी, मम्मी कसम तेरे लिए से क्या हो जाएगा? तुगलक, एस से हो जाएगा सईद, और एल से हो जाएगा लोधी। मतलब क्या हो गया? मम्मी कसम तेरे लिए साड़ी लेकर आएंगे। मेरी मम्मी नाराज है, मम्मी को बोल दिया आपके लिए लेके आएंगे कुछ ना कुछ, तो क्या लेके आएंगे? साड़ी। साड़ी पसंद आएगा उनको, तो मम्मी कसम तेरे लिए साड़ी लेकर आएंगे। रिमेंबर, लेकर आएंगे मतलब लोधी। लोधी डायनेस्टी का आखिरी कौन है? इब्राहिम लोधी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 किसके बीच में हुआ? भैया मेरा बीच में थोड़ी हुआ, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ। रिमेंबर, कब हुआ जी? 21 अप्रैल 1526 में हुआ। ठीक है, द बैटल वाज फॉट बिटवीन द जहीरुद्दीन बाबर एंड द लास्ट एम्पायर ऑफ द दिल्ली सल्तनत लोधी एम्पायर ड्यूरिंग द रूल ऑफ इब्राहिम लोधी। बस इतना याद रखिएगा। बाबर का टेक्निक थोड़ा अलग था। एक छोटा सा स्टोरी बनाते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों कि जो शादी में घोड़ा का इस्तेमाल होता है, तो अक्सर होता क्या है कि शादी ब्याह में के बैंड बाजा पटाखा ये सब छूटते रहता है, और भाभी लोग अलग से जो है साइड में कहीं ना कहीं डांस वांस करते रहती है, मतलब आगे पीछे। लेकिन आप लोग कभी ये सोचे कि अगर घोड़ा पगला गया शादी में तो क्या करेगा? एक तो दूल्हा बैठा हुआ उसको गिराएगा, और साथ साथ क्या करेगा कि सामने में आगे में अगर मान लीजिए भाभी या भैया लोग डांस कर रहे हो तो उसको भी कुचलते हुए निकल जाएगा। तो जो शादी में घोड़ा इस्तेमाल होता है, उसको बचपन से जो है ना इन सब चीजों का आदत, मतलब उनको आवाज का आदत दिलाया जाता है, बर्तन पीटा जाता है या कुछ ना कुछ किया जाता है ताकि उसको आदत हो जाए। और फिर वही घोड़ा शादी में यूज होता है ताकि जितना भी पटाखा फोड़िए, जितना भी बैंड बाजा बजाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इब्राहिम लोधी जो लोधी डायनेस्टी का है, उसके पास घोड़ा बहुत ज्यादा था, हॉर्स, और मैक्सिमम जो घोड़ा था वो बेवकूफ था। तो बाबर को ये पता चल गया कि इसका जो घोड़ा है इब्राहिम लोधी के पास, वो जो है आवाज से डरता है। तो 1526 का जो पानीपत का बैटल हुआ था, तो बाबर एक चीज टेक्निक का इस्तेमाल किया था। उसमें क्या है कि बारूद का इस्तेमाल किया था, जो बहुत ही धमाका करता था, जिस धमाका की वजह से क्या हुआ कि इब्राहिम लोधी का जो घोड़ा है वो जंग के मैदान में इधर उधर जो है चला गया। तो एक टेक्निक तो ये था दोस्तों। एक और टेक्निक था जिसका नाम था तुलुगमा, और तीसरा का नाम था अराबा।
तुलुगुमा का मतलब था कि इसने अपनी आर्मी को डिवाइड किया इनटू वेरियस यूनिट्स में, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। और कहा यह भी जाता है कि बाबर का जो आर्मी है वो कुछ इस तरह से स्टैंडिंग होता था, इस तरह से। अब लीजिए लड़ाई कीजिए, अगर हम मान लीजिए इधर से ढुकेंगे तो इधर वाला घेरेगा, अगर मान लीजिए इधर से ढुकेंगे तो इधर वाला घेरेगा, अब बीच वाला घेर के आपको क्या करेगा, खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय, वही चीज है दोस्तों। तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 49 नंबर, यहां देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉज द ग्रेटेस्ट रेशियल क्लीवेज इन इंडिया बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द आईएनसी। इसका सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अब सवाल है कि इल्बर्ट बिल नॉर्मली क्या था, तो सर कोटनी परगाइन इल्बर्ट, द लॉ मेंबर ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल, प्रिपेयर्ड ए बिल 1883 ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड रिपन। उस वक्त वाइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे दोस्तों। which is popularly known as Ilbert Bill. It suggested to allow the senior Indian magistrate to preside over cases involving British personnel in India. The British tea and indigo plantation owners in Bengal tremendously opposed the bill. The main intention of the Lord Ripon was to abolish the racial prejudice from the Indian Penal Code. ये सबसे मेन इंटेंशन था जिसकी वजह से ये जो है कंट्रोवर्शियल बिल बना दोस्तों, 1884, रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 54 नंबर, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्क। कनिष्क का कैपिटल क्या था, तो ऑप्शन नंबर है पुरुषपुरा, आपको वहां पर दिख रहा होगा। कनिष्क जो है ग्रेट रूलर कह सकते हैं ऑफ द कुषाण एम्पायर का कनिष्क, who ruled from his capital at पुरुषपुरा in गंधार, which is most important। कनिष्क का जो रूल था, फेमस डेवलपमेंट सिल्क रोड, रिमेंबर रखना है आपको, सिल्क रोड, एंड द स्प्रेड ऑफ महायाना बुद्धिज्म जो है कई सेक्शन में डिवाइड हुआ था, हिनायाना एंड महायाना के नाम से। अर्लियर स्कॉलर बिलीव दैट कनिष्क असेंडेड द कुषाण थ्रोन इन 78 कॉमन एरा एंड दैट दिस डेट वाज यूज्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द साका कैलेंडर एरा। ठीक है, तो कनिष्क का जो कैपिटल आपको रिमेंबर रखना है और इनका जो एम्पायर है वो कुषाण एम्पायर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी से है, और कहीं ना कहीं ये भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है, और यहां से पूछा गया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जब फाउंडेशन हुआ तो उस वक्त जो है एम्पेरर कौन थे। तो सिंपल था, इसका आंसर हो जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन के बाद ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉल्ड कुमार गुप्ता वन। और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर के। इट वॉज फाउंडेड 5th century and abandoned 13th century, पहला पॉइंट। The University of Nalanda was set up by Kumar Gupta I, one of the famous rulers of the Gupta dynasty। तो यहां से आपको ये रिमेंबर रखना है, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 60वें नंबर क्वेश्चन का, वही हो गया बात 1526 बैटल किसके बीच में हुआ पानीपत का, तो बाबर एंड इब्राहिम लोदी। बाकी डिटेल्स आपके हमारे स्क्रीन पे है ऑलरेडी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसके साथ साथ 61वां नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहां पे हेल्ड हुआ, अगेन एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। और राजगीर बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। तो पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल है दोस्तों वो हुआ है आपका 483 बीसी में किंग अजाता शत्रु, और इसको प्रिसाइड कौन किया है, तो महाकश्यपा मोंक। ठीक है, ये कहां पे हुआ है, तो आपका सत्तापनी केव राजगीर में हुआ है। अगर हम बात करेंगे सेकंड काउंसिल का, तो ये हुआ वैशाली में। वैशाली कहां पे है, तो बिहार का एक गांव है। किसके पैट्रोनेज में हुआ, तो किंग कलाशोका 383 बीसी में, और इसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे, तो साबा कामी कर रहे थे। थर्ड काउंसिल की बात करेंगे तो ये जो हेल्ड हुआ है आपका 250 बीसी में पाटलिपुत्र में। इसके पैट्रोनेज कौन थे, तो अशोका थे। इसको प्रिसाइड कौन किया, तो मोगली पुत्र तिस्सा। और चौथा काउंसिल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 72 एडी में हुआ। कहां पे हुआ, तो आपका कुंदलवना कश्मीर में। इसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे, तो वाशुमित्रा कर रहे थे। अस्वा घोषा वाज हिज डेप्यूटी अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग कनिष्क ऑफ कुषाण एम्पायर। बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट नेम महायान एंड हिनायान, और इससे क्वेश्चन भी इससे पहले आपको मैंने शो किया दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 66वां नंबर जो क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी इलेक्टेड हुए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में, तो किस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो आपका सिंपल आंसर हो जाएगा लिबरल पार्टी से, ऑप्शन नंबर बी। और दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत बड़ा इनका नाम है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मतलब के नाम से जाने जाते थे, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है,
आइए बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 जिसमें हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, यहाँ से आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। 71वां नंबर क्वेश्चन कोटेशन पे है कि हु ऑब्जर्व द कांग्रेस इज इन रियलिटी ए सिविल वॉर विदाउट आर्म्स। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज कॉल्ड सर सैयद अहमद खान। और यहां से आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो ओवरऑल सर सैयद अहमद खान की अगर हम बात करेंगे तो एएमयू ऑलरेडी मैंने लिख लिया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ये इन्होंने मूवमेंट चलाया था, अलीगढ़ मूवमेंट। और इसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमारा वीडियो पार्ट वाइज जो आएगा, तो पहला जो है आपका शुरुआत में मान लीजिए कि 1 to 70 क्वेश्चन के आसपास जो पूछा गया, ये पहला पार्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे फिर आपका 71 से लेकर के 100 के बीच में। और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे आपका 101 से लेकर के 150 के बीच में। और लास्ट पार्ट हमारा जाएगा 151 से लेकर के 200 के बीच में। तो यहां से हमारा जो है 4 पार्ट में डिटेल एनालिसिस हिस्ट्री कवर हो जाएगा। इसके बाद पॉलिटी एंड इकोनॉमी, देन जनरल साइंस, करंट अफेयर का ऑलरेडी मैंने दे चुके हैं। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ और भी चीजें मैंने आपके साथ जो है साझा किया है दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी आप हमारे साथ बने हुए रहें। थैंक यू सो मच हमारे साथ बनने के लिए। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों, हमेशा प्यार फैलाते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू।